हेलो सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। आज 30 जून को आपकी मैथ्स का पेपर है वो हो चुका है। ठीक है, तो अपन आज इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, कैसा आपका पेपर हुआ है वो आप इस वीडियो में देखना, किस तरीके से आपने सवाल किए हैं, गलत किए हैं, सही किए हैं। इसके लिए यहाँ पर इसका सॉल्यूशन किया जा रहा है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। प्रत्येक सवाल का हल यहाँ पर किया जाएगा और देखना आपने पेपर किस तरीके से किया है, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 1 से। सवाल आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगा, प्रत्येक सवाल आपको स्क्रीन पे दिखता रहेगा और एक एक करके अपन सारे सवाल यहाँ पर सोल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला सवाल देखना। पहला सवाल आपको दे रखा है, सूत्र निकलम का प्रयोग कर 105 का वर्ग ज्ञात कीजिए। निकलम सूत्र का प्रयोग करके आपको 105 का वर्ग ज्ञात करवा रहा है। ठीक है, तो 105 नज़दीक है अपने 100 के। ठीक, तो आधार कितना हो जाएगा आपका 100। आधार 100 हो जाएगा, तो आधार विधि से अपन वर्ग कैसे ज्ञात कर सकते हैं? संख्या प्लस विचलन, संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन का स्क्वायर। यहाँ पर आपके पास में संख्या दे रखी है 105। विचलन अपन किस तरीके से निकालेंगे? विचलन निकालेंगे अपन संख्या माइनस आधार। ठीक है, तो संख्या आपकी क्वेश्चन में दे रखी है 105 है और आधार आपको दे रखा है क्वेश्चन में कितना है 100, क्योंकि 105 है वो अपने आधार के नज़दीक है। तो विचलन निकालेंगे तो अपना कितना आएगा प्लस का 5। ठीक है, तो संख्या हो गई अपनी 105 प्लस विचलन, तो विचलन अपने पास निकल कर कितना आया 5 ओब्लिक विचलन का स्क्वायर। विचलन का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर। यहाँ पर देखो आपके आधार में जितने आपके पास में शून्य आते हैं उतने ही अंक आपको ओब्लिक के बाद में लेने हैं। अगर यहाँ पे आपके पास में आधार 10 आ गया और यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 आ गया, तो यहाँ पर ओनली इकाई का अंक ही आपको लेना है, बाकी 2 को आपको पीछे वाले पद में जोड़ देना है। तो यहाँ पर आधार में अपने पास में 2 शून्य है, तो यहाँ भी ओब्लिक के बाद में कितने अंक आने चाहिए? 2 अंक आने चाहिए। तो 105 प्लस 5 कितना 110 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। आधार में अपने पास में 2 शून्य है, तो यहाँ पर भी अपने पास में 2 अंक आ रखे हैं। ठीक है, अब इन दोनों संख्याओं को एक साथ लिखना है, तो 11,025 आपके पास में क्या आ गया 105 का वर्ग निकल कर आ गया। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। सेकंड सवाल आपको दे रखा है 2x + 2 बराबर 7x + 2 ये है। तो इसमें आपको देखना है x का जो पद है वो दोनों में कॉमन आ रहा है। ठीक है, आपने नियम पढ़ा है प्रश्नावली 1.4 में कि अगर दोनों में x का जो पद है उभयनिष्ठ होता है, ठीक है, तो x का पद क्या लेंगे अपन 0 के बराबर लिखेंगे। x के पद को किसके बराबर रखेंगे 0 के। तो x का यहाँ पर पद अपने पास क्या है x + 2। x + 2 को अपन 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू अपने पास कितनी आएगी -2। तो यहाँ पर x का मान अपने पास में कितना आ गया -2। तीसरा सवाल दे रखा है, 2 संख्याओं का गुणनफल 12,960 है और महत्तम समापवर्ती में से आपको 18 दे रखा है, तो लघुत्तम समापवर्ती कितना होगा? माना 2 संख्या आपकी है, माना a व b 2 संख्याएं हैं। ठीक है, a × b दोनों संख्याओं का गुणनफल आपको दे रखा है 12,960। तो अपन ने 2 संख्या मानी a और b, इन दोनों का गुणा करेंगे, वो क्वेश्चन में आपको कितना दे रखा 12,960। इसके अलावा मैथ से आपको कितना दे रखा 18। एक सूत्र आप जानते ही हो, दोनों संख्याओं का गुणनफल अगर आपको 2 संख्या दे रहे हो कि दोनों के लय से मैथ आपको दे रखे हैं, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है वो किसके बराबर होगा? लय से इंटू मैथ से के बराबर होगा। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे a × b दोनों संख्याओं का गुणनफल
बराबर लेस इनटू मैस है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल आपको दे रखा है 12,960। लेस आपको यहाँ पर निकालना है इनटू मैस है। मैस का मान आपको क्वेश्चन में दे रखा है, वो कितना है 18। ठीक, यहाँ से अपन क्या करेंगे 18 का पक्षांतरण कर देंगे। 18 का पक्षांतरण करके इस साइड लेके आएंगे, भाग में आएगा। भाग में आते ही अपन सॉल्यूशन करेंगे तो लेस का मान अपने पास निकल जाएगा। तो लेस है बराबर 12,960 बट्टा 18 इस साइड गुणा में है, पक्षांतरण करेंगे किस में जाएगा, भाग में चला जाएगा। ठीक, डायरेक्ट नहीं काटना है तो या तो 18 से काट दो या फिर इसमें 6 का भाग दे दो। 18 में 3 बार, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 2130। ठीक है, यही यार 636। तो यहाँ पर अपने पास कितना आ जाएगा 720। तो आपको क्वेश्चन में दोनों संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, मैस दे रखा है। तो अपना जो सूत्र है वो क्या है, दोनों संख्याओं का गुणनफल वो किसके बराबर होगा, लेस है इनटू मैस है। लेस है और मैस है दोनों को गुणा किया जाए तो अपने पास में दोनों संख्याओं का गुणनफल आ जाएगा। मैस आपको दे रखे हैं 18, पक्षांतरण करेंगे 12,960 में अपन भाग दे देंगे तो अपने पास वैल्यू निकल कर आ जाएगी, लेस से की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। चौथा सवाल देखना। चौथा सवाल आपको दे रखा है 3 कोस 30 माइनस 4 कोस की पावर 3 30। या तो डायरेक्ट आप इसको कैसे ही कर लो, कोस 30 दोनों में कॉमन भी है, बाहर भी ले सकते हो, या फिर डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, कोस 30 की वैल्यू भी रख सकते हो। ठीक है, तो अपन डायरेक्ट कोस 30 की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं 3 इंटू कोस 30 का मान कितना हो जाएगा, √3/2 माइनस 4 इंटू कोस 30 की वैल्यू फिर कितनी आ जाएगी, √3/2, लेकिन पावर यहाँ पर कितनी है 3। 3 को √3 से गुणा किया तो 3√3/2 माइनस 4, √3 की पावर 3, √3 इंटू √3 इंटू √3। ठीक है, मान कितना आएगा 3√3/2 की पावर 3 का मान कितना हो जाएगा 8। 8 में 4 का भाग देंगे 2 बार जाएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3√3/2 माइनस 3√3/2, यानी कि 3√3/2 में से 3√3/2 घटाएंगे तो अपने पास आंसर कितना आएगा 0। तो सवाल नंबर 4 आपका इस तरीके से होगा। ठीक है, आंसर आएगा इसका 0। पांचवा सवाल। पांचवें सवाल में आपको दे रखा है सेक 36 बट्टा कोसेक 54 माइनस सेक 54 बट्टा कोसेक 36 डिग्री। इसका मान अपने को निकालना है। ठीक है, ऊपर सेक दे रखा है, नीचे कोसेक दे रखा है, इस साइड भी सेक और कोसेक। अब आपको देखना है कि जो थीटा का मान आपको दे रखा है, ऊपर 36 है, नीचे 54 है। ऊपर और नीचे दोनों थीटाओं को अपन जोड़ते हैं, 36 + 54, तो आपका एंगल आएगा 90 डिग्री। इसी प्रकार इधर 54 ऊपर है, नीचे 36 है, दोनों का योग करेंगे अपने पास में कितना आएगा 90 डिग्री। तो इसको किस तरीके से करते हैं, ऊपर वाले को चेंज कर लो या नीचे वाले को चेंज कर लो। जैसे अपन नीचे वाले को चेंज करते हैं तो सेक 36 बट्टा कोसेक। अब जो 54 आपका दे रखा है, अब अपन 54 को क्या लिख सकते हैं, 90 - 36, 90 - 36। ठीक, माइनस सेक 54 बट्टा कोसेक 36 को अपन क्या लिख सकते हैं, 90 - 54। 90 में से 54 को घटाएंगे तो अपने पास थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 36। 36 को अपन इस प्रकार भी लिख सकते हैं 90 - 54। ठीक है, सेक 36 बट्टा, अब देखो आपको पता है साइन 90 - थीटा क्या होता है, कोस थीटा, और कोस 90 - थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। इसी प्रकार कोसेक 90 - थीटा, कोसेक 90 - थीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी आपकी, सेक थीटा। ये आपने पढ़ा है सूत्रों में। ठीक है, कोसेक 90 - थीटा का मान किसके बराबर, सेक थीटा। तो यहाँ पर वही कंडीशन बन रही है, कोसेक 90 - थीटा की वैल्यू 36 डिग्री। तो कोसेक 90 - थीटा किसके बराबर हो जाएगा, सेक थीटा। थीटा की वैल्यू
36 डिग्री माइनस सेक 54 बट्टा, यहीं वो कंडीशन बन रही है कोसेक 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा सेक थीटा सेक 54। अब सेक 36 ऊपर है, सेक 36 नीचे है, कट जाएगा 1, यहाँ भी क्या आएगा -1, ठीक है। तो 1 - 1 करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी आपकी 0। तो पाँचवें सवाल का जो आंसर आपको दे रखा है वो कितना आ गया 0 आ गया। छठा सवाल, किसी त्रिभुज के शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु, किसी त्रिभुज के शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु आपका क्या हो जाएगा परिकेंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा परिकेंद्र, ठीक। और भुजाओं से समदूरस्थ अपन बिंदु लेते हैं, जैसे कि 14 की प्रश्नावली में अपन ने बात की थी अंतःवर्त और बाह्यवर्त की अपन ने बात की थी। तो अंतःवर्त अपन किस प्रकार बनाते थे, कोणों का अर्धक लेते थे, फिर जो बिंदु आता था उसको क्या करते थे भुजाओं से समदूरस्थ लेते थे। भुजाओं से समदूरस्थ मानकर अपन अंतःवर्त की रचना करते थे, और शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु जो आएगा वो क्या कहलाएगा आपका परिकेंद्र कहलाएगा। सातवां सवाल, सातवें सवाल में आपको दे रखा है 5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 13 सेमी दूरी पर स्थित बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये आपको देखो किस तरीके से करना है। सबसे पहले आपको 5 सेमी त्रिज्या का वृत्त बनाना है। ये आपका 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त हो गया। ये आपका केंद्र है O, त्रिज्या इसकी कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये बोल रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से, ये वृत्त का केंद्र ये हो गया, इससे 13 सेंटीमीटर दूर पर स्थित कोई बिंदु है। ये 13 सेंटीमीटर दूर कोई बिंदु हो गया, ठीक है। यहाँ पर कोई बिंदु अपन ले लेते हैं P। इस बिंदु से आपको इस पर क्या करनी है स्पर्श रेखा खींचनी है। तो स्पर्श रेखा अपन किस तरीके से खींचेंगे, ये टोटल दूरी हो गई आपकी 13 सेंटीमीटर और ये त्रिज्या आपकी कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो अपन क्या करेंगे OP भुजा को क्या मानेंगे व्यास मानेंगे। OP भुजा को व्यास मानकर अपन वृत्त की रचना करेंगे और वो इस वृत्त को जहाँ पर प्रतिच्छेद करेगा उस बिंदु पर आपको स्पर्श रेखा की रचना करनी है। तो अपन OP भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर दे रखी है, तो आधे से ज़्यादा अपने को प्रकार खोलना है। 13 सेंटीमीटर का आधे से ज़्यादा, जैसे एक बार ऊपर और एक बार नीचे की ओर चाप काटना आपको, ठीक है। इस तरीके से आपको अर्धक लेना है इसका OP भुजा का। तो ये इसका क्या हो जाएगा केंद्र हो जाएगा। OP भुजा को व्यास मानकर अपन वृत्त की रचना कर रहे हैं, तो ये किस क्या हो जाएगा इसका केंद्र। अब देखना यहाँ से अपन क्या करेंगे वृत्त की रचना करेंगे। क्या करेंगे वृत्त की रचना, ठीक है। अब ये जो बड़ा वाला वृत्त है वो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को कहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है। एक बिंदु ये दे दिया अपन ने, जैसे A मान लिया, और एक बिंदु क्या दे दिया अपन ने B दे दिया। तो ये क्या हो गए अपने पास में प्रतिच्छेद बिंदु निकल कर आ गए। इन प्रतिच्छेद बिंदुओं को अपन किस से मिला देंगे बिंदु P से मिला देंगे, बिंदु P से मिलाएंगे। तो ये अपनी AP क्या हो गई अपनी स्पर्श रेखा हो गई। इसी प्रकार नीचे अपने पास जो आ रही है B बिंदु है अपना प्रतिच्छेद बिंदु, इस बिंदु को मिलाते हुए आगे रेखा खींचेंगे तो PB अपने पास में क्या हो गई स्पर्श रेखा हो गई, ठीक है। ये टोटल कितनी हो गई आपकी 13 सेंटीमीटर, ठीक है। और O बिंदु से लेकर A बिंदु तक ये 5 सेंटीमीटर, क्योंकि OA क्या है यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या। OA क्या हो गई यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या। तो देखो अर्धवृत्त में बना कोण समकोण, तो ये वृत्त का व्यास हो गया और ये अर्धवृत्त के अंदर जो कोण बन रहा है आपका वो क्या हो गया
90 डिग्री। 90 डिग्री हो गया तो अब क्या करेंगे अपन, समकोण त्रिभुज बन गया अपने पास। समकोण त्रिभुज OAP में OA क्या हो गया आपका, आधार हो गया, और ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो AP आपका क्या हो गया, लंब हो गया, और OP कर्ण। तो अपन AP के मान निकालना, स्पर्श रेखा की लंबाई आपको निकालने के लिए बोला है, तो स्पर्श रेखा क्या हो जाएगी, AP बराबर रूट OP स्क्वायर माइनस OA का स्क्वायर। ठीक है, लंब बराबर क्या हो जाएगा, रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो OP की लंबाई आपको दे रखी है 13 का स्क्वायर, और OA का मान कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर। तो रूट 13 का स्क्वायर कितना, 169 माइनस 25। तो AP बराबर रूट 169 में से 25 निकालेंगे, कितना बचेगा, 144, और 144 का जो वर्गमूल है वो कितना हो जाएगा, 12। यानी कि AP स्पर्श रेखा की लंबाई अपने पास निकल कर कितनी आई है, 12 सेंटीमीटर आई है। ठीक है, सबसे पहले आपको 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वर्त खींचना है। वर्त खींचने के बाद में बिंदु O से 13 सेंटीमीटर दूर बिंदु आपको P लेना है। OP को व्यास मानकर आपको क्या करना है, एक वर्त बनाना है। OP को व्यास मानकर जो वर्त अपन ने बनाया वो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त को कहाँ स्पर्श करता है, A और B बिंदु पर। तो ये क्या हो गई, इसके स्पर्श बिंदु हो गए। इन दोनों स्पर्श बिंदुओं को अपन ने नाम दे दिया A और B। A और B को अपन ने P से मिला दिया, तो AP और BP इसकी क्या हो गई, स्पर्श रेखा हो गई। अब ये अपने पास में देखो अर्धवर्ती तो है ना, अर्धवर्त के अंदर बना कोण समकोण होता है, तो ये 90 डिग्री का हो गया। 90 डिग्री का हो गया तो ये इसका आधार हो गया OA, AP इसका लंब हो गया, OP इसका कर्ण हो गया। तो अपन जानते हैं लंब की लंबाई किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर किया तो अपने पास में जो AP है स्पर्श रेखा की लंबाई वो अपने पास कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर आ गई। इस तरीके से आपको ये 7वां सवाल करना है। 8वां सवाल देखो, 8वां सवाल आपको दे रखा है, एक पासे को फेंकने पर 4 से छोटा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो। ठीक है, आपको पता है कि पासे पर कितने अंक होते हैं, 1 से लेकर 6 तक। पासे पर क्या होते हैं, 1 से लेकर 6 तक अंक होते हैं। तो कुल स्थितियाँ कितनी बन रही है अपने पास, कुल स्थितियाँ, या इसको क्या बोलेंगे अपन, निशेष स्थितियाँ, कितनी हो गई, 6। क्वेश्चन में आपको बोला कि 4 से छोटा अंक, तो 4 से छोटा अंक आने की कुल संभावनाएं कितनी है। 4 से छोटा अंक अपने पास कौन सा आ सकता है, एक, या तो 1 आ सकता है, या फिर 2 आ सकता है, या फिर कितना आ सकता है, 3। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास में कुल संभावनाएं कितनी हो रही है, 3 हो रही हैं। या तो 1 भी आ सकता है पासे को उछालने पर 4 से छोटा अंक, 2 भी आ सकता है, या 3 भी आ सकता है। तो अपने पास में 4 से छोटा अंक आने की जो संभावनाएं हैं वो कितनी बन गई, 3। ठीक, तो एक ये क्या हो गई अपने पास, अनुकूल स्थिति। जो संभावनाएं अपने पास में आई उसको अपन क्या बोलेंगे, अनुकूल स्थितियाँ। तो अनुकूल स्थितियाँ अपने पास में बन रही है 3, और कुल स्थितियाँ यानी कि निशेष स्थिति अपने पास बन रही है 6। तो प्रायिकता अपन निकालेंगे तो अनुकूल स्थिति बट्टा कुल स्थिति, तो अनुकूल स्थिति अपने पास में 3 और कुल स्थिति अपने पास 6। तो प्रायिकता का मान कितना आएगा आपके पास, 1/2। 1/2 आपके पास मान निकल कर आ जाएगा। 9वां सवाल, वाहनों के लिए आवश्यक PUC का पूरा नाम लिखिए। तो PUC का आपको मैंने कल परसों ही ये लेसन डाला था, उसमें क्या बताया था, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल। ठीक है, ये PUC का पूरा नाम है आपका। 10वां सवाल देखना, एक कार 3 मिनट में पहला, 6 मिनट में दूसरा, 9 मिनट में तीसरा यातायात सिग्नल पार करती है, तो वह 13वां सिग्नल कितने समय में पार करेगी। जैसे कि पहला सिग्नल है उसको अपन A1 मान लेते हैं। पहला सिग्नल A1,
इसको कितनी मिनट में, 3 मिनट में। दूसरा सिग्नल अपने मान लेते हैं A2, वो कितनी मिनट में पार कर रहा है, 6 मिनट में। तीसरा सिग्नल आपका मान लेते हैं A3, वो आपका 9 मिनट में पार करता है। तो आपको पूछा है कि जो 13वां सिग्नल है वो कितने मिनट में पार करेगा, वो आपको ज्ञात करना है। A13 अपन क्या मान लें, अंतिम पद मान लेते हैं, ठीक है। तो अपन समांतर श्रेणी का जो व्यापक सूत्र है वो क्या है आपका, AN बराबर A प्लस N-1 इंटू डी। यहाँ पर अपने पास में देखो पहला सिग्नल, दूसरा सिग्नल, तीसरा सिग्नल, इसको प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद मान सकते हैं। तो आपको पता है जो सार्वंत्र डी है वो किस प्रकार निकालेंगे, द्वितीय पद में से पहले पद को घटाएंगे। तो A2 माइनस A1 यानी कि 6 माइनस 3 बराबर कितना आ जाएगा, 3। सार्वंत्र का मान निकल कर अपने पास में 3 आ गया। प्रथम पद A का मान आपके पास कितना, 3। N की जगह क्या लिखेंगे अपन, 13। तो A13 बराबर A का मान कितना, 3 प्लस N की जगह फिर कितना लिखेंगे, 13 माइनस 1 इंटू डी का मान 3। A13 बराबर 3 प्लस 13 माइनस 1 करेंगे 12 इंटू ये 3 लिख दिया। आपको पता ही है 3 प्लस 12 को 3 से गुणा करेंगे 36, 36 में 3 को अपन जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 39 मिनट, ठीक है। यानी कि वो A13 अपन ने क्या माना, 13वां सिग्नल, 13वें सिग्नल को वो कितनी मिनट में पार कर जाएगा, 39 मिनट के अंदर वो पार कर जाएगा, ठीक है। पहला सिग्नल को A1 मानेंगे, दूसरे को A2, तीसरे को A3। A13 का मान अपने को ज्ञात करना है, समांतर श्रेणी का व्यापक सूत्र लगाओ, उसके द्वारा अपन मान निकाल सकते हैं। इस तरीके से आपको 10वां सवाल करना है। 11वां सवाल देखो, 11वां सवाल आपको दे रखा है, सूत्र प्रावर्त्य योजित विधि से आपको हल करना है। 11वां सवाल 14,885, इसके अंदर आपको भाग देना है 123 का। सूत्र प्रावर्त्य, प्रावर्त्य का मतलब परिवर्तन आपको करना है। परिवर्तन किस में करना है वो आपको देखना है। अपने पास में किसका भाग देना है, 123 का। तो संख्या आपके पास कितनी आ गई, 123। विचलन ज्ञात करेंगे। विचलन कैसे निकालेंगे, आपका संख्या माइनस आधार। तो 123 के लिए आधार आपका कितना हो जाएगा, 100। तो विचलन निकालेंगे संख्या माइनस आधार, तो संख्या आपकी 123 है, तो संख्या माइनस आधार 100। तो आपके पास में प्लस का 23 क्या आ गया, विचलन। आपको निकालना है प्रावर्त्य विधि से, तो अपन विचलन का प्रावर्त्य करेंगे तो प्लस का 23 किस में चेंज हो जाएगा, आपका माइनस के 23 में चेंज हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। अब देखो ये आपका 123, प्रावर्त्य विचलन कितना हो गया, -23। तो इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अब इसके अंदर कितने अंक हैं, 2 डिजिट है, तो इसके लास्ट के जो 2 डिजिट है वो अपन तीसरे कॉलम में लिखेंगे, बाकी बीच वाले कॉलम में लिखना है। विचलन में जितने अंक होंगे उतने ही डिजिट आपको लास्ट वाले कॉलम में लिखने हैं, ठीक है। अब पहला अंक आपको एज इट इज उतारना है। पहला अंक क्या है, 1। 1 को अपन -2 से गुणा करेंगे, 1 को अपन -3 से गुणा करेंगे। तो 1 को अपन -2 से गुणा करेंगे तो -2, 1 को -3 से गुणा करेंगे -3 आएगा। पहला अंक अपन ने उतार लिया। अब सेकंड डिजिट उतारेंगे, +4 -2 कितना आएगा, +2। अब इस प्लस के 2 को अपन को -2 से गुणा करना है, प्लस के 2 को -3 से गुणा करना है। तो 2 को -2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -4। 2 को अपन -3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -6। दूसरा भी उतार लिया। तीसरा डिजिट उतारेंगे, +8 -3 -4, ये माइनस के 7 हो गए और ये +8। तो रिजल्ट कितना आया अपने पास, 1। 1 को -2 से गुणा करेंगे तो -2 आएगा, 1 को -3 से गुणा करेंगे -3 आएगा। इनको अपन लिखेंगे 5 - 3 2, 8 - 8 0। तो जो बीच वाला कॉलम 121 आपके पास में आया है वो क्या आया, भागफल। और जो लास्ट में आपके पास बचा तीसरे कॉलम में वो आपका क्या हो गया, शेषफल।
इस तरीके से आपको करना है। विचलन में जितने अंक होंगे, 2 अंक है तो 2 अंक आपको तीसरे कॉलम में लेना है, बाकी जो संख्या बचती है उसको बीच वाले कॉलम में लिखना है। निखिलम विधि के द्वारा ही आपको करना है। थोड़ा सा यहाँ पर विचलन में परिवर्तन करेंगे तो ये कौन सा बन जाएगा, प्रावर्ती विधि से। तरीका भी निखिलम का ही है। नेक्स्ट आपका दे रखा है 12वां सवाल, परिमेय संख्या 7/80 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति बिना विभाजन प्रक्रिया का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। तो आपको ये देखना है 7/80 इसका प्रसार शांत है या अशांत है। आपको पता है, बताया हुआ है, अगर शांत प्रसार होगा तो जो इसका हर में जो संख्या आएगी वो किस रूप में आएगी, 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n। किस रूप में आएगी, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। इस तरीके से आपकी ये संख्या निकल कर आएगी। ठीक है, तो ये देखना, यहाँ पर अपन इसका प्रसार करते हैं, 80 के अपन टुकड़े करेंगे, 80 के अपन टुकड़े करते हैं तो क्या हो जाएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 इंटू 5। इन सब को अपन गुणा करते हैं तो अपने पास क्या आना चाहिए, 80। 2 को 2 से गुणा किया 4, 8, 8 दूनी 16, 16 पंजो 80। ये 80 के अपन ने गुणनखंड कर लिए। ठीक है, 7/2 यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 और 4, तो 2 की पावर कितनी हो गई, 4 इंटू 5 की पावर कितनी हो गई, 1। अब देखो, शांत होने के लिए अपने पास में क्या कंडीशन है, जो हर आता है वो 2 की पावर m 5 की पावर n इस रूप में अपने पास में आना चाहिए। तो यहाँ पर m का मान 4, n का मान कितना, 1। तो ये कौन सी फॉर्म बन रही है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n उसको फॉलो कर रही है। इसका मतलब ये इसका जो दशमलव प्रसार है वो क्या है, शांत है। तो इसका आंसर क्या आएगा, शांत आएगा। 13वां सवाल देखना। 13वां सवाल आपको दे रखा है, 14 सेमी त्रिज्या के वृत्त के त्रिज्य खंड द्वारा केंद्र पर बना कोण 90 डिग्री है। वृत्त के लघु त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई ज्ञात करो। ये आपका 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई क्या है, वृत्त है। ठीक है, केंद्र इसका O हो गया, OA और OB इसकी त्रिज्याएं हैं जो 14 सेंटीमीटर की है। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, ये पूरा क्या हो गया, त्रिज्य खंड। त्रिज्या के द्वारा बनाया गया खंड क्या हो गया, त्रिज्य खंड। ये जो त्रिज्य खंड यहाँ पर बन रहा है वो केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, तो वृत्त के लघु त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई, तो चाप कौन सा हो गया, AB। चाप AB की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। त्रिज्या का मान आपको दे रखा है 14 सेंटीमीटर है और थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। तो अपने को क्या निकालना है, चाप की लंबाई। यहाँ पर चाप का नाम क्या है, AB। तो चाप AB की लंबाई कितनी हो जाएगी, चाप की लंबाई का सूत्र क्या है, पाई r थीटा बट्टा 180। r की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है, पाई का मान आपको 22/7 पता है। मान यहाँ पर को चाप की लंबाई अपने पास निकल कर आ जाएगी। तो पाई का मान 22/7, r का मान 14 और थीटा की वैल्यू कितनी है, 90/180। 180 में 90 का भाग देंगे 2 बार जाएगा। ठीक है, 14 में अपन 7 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 से 2 कैंसिल। तो जो चाप की लंबाई अपने पास निकल कर आई है वो कितनी आ गई आपकी, 22 सेंटीमीटर। कितनी आ गई, 22 सेंटीमीटर। आर का मान आपको दे रखा है 14 सेंटीमीटर, यहाँ रख देना है। थीटा की वैल्यू 90, 180 में 90 का भाग दिया 2 बार, 14 में 7 का भाग दिया 2 बार, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो आपका चाप की जो लंबाई है वो कितनी आई, 22 सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर आपकी यहाँ पर चाप की लंबाई आ गई। नेक्स्ट 14 का सवाल देखो। 14वां सवाल आपको दे रखा है, एक शंकु के आधार का व्यास 14 मीटर और तिर्यक ऊंचाई 25 मीटर है, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, ये आपका कोई शंकु है। ठीक है, शंकु का जो व्यास है वो आपको दे रखा है 14 सेंटीमीटर। व्यास अगर अपने पास में 14 सेंटीमीटर है तो ये अपनी आर हो गई।
व्यास कितना 14, तो त्रिज्या अपनी कितनी आ जाएगी बताओ 14/2, क्योंकि त्रिज्या जो होती है वो व्यास की क्या होती है आधी, तो त्रिज्या का मान अपने पास कितना आएगा 7 सेंटीमीटर। तो आर की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी अपने पास 7 सेंटीमीटर। और तिर्यक ऊंचाई, ये क्या हो गई शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई को अपन लिखते हैं एल से, एल बराबर कितना 25 मीटर है, ये 7 मीटर हो गया, ये शंकु की ऊंचाई है। तो क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, एक तो त्रिज्या का मान दे रखा है, दूसरा एल यानी कि तिर्यक ऊंचाई का मान आपको दे रखा है। आपको पूछा है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आपको पता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल। ये क्या होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये दे रखा है, तो इसमें आपको क्या करना है मान रखना है, डायरेक्ट आपको मान रखना है। तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर का मान निकाल लिया अपन ने, कितना आया 7, आर का मान 7 प्लस एल का मान 25, 7 से 7 कैंसिल, 22 इंटू 25 प्लस 7 कितना हो गया 32, 32 को अपन 22 से गुणा करेंगे, 22 दूनी 44, 66 और 4 कितने हो गए 70, तो 704 वर्ग मीटर आपके पास क्या आ गया शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। व्यास आपको दे रखा है 14 मीटर, तो त्रिज्या आधी हो जाएगी 7 मीटर, एल आपको दे रखा है 25 मीटर तिर्यक ऊंचाई। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल, आर का मान भी आपके पास में, एल का मान आपके पास में, पाई का मान आप जानते ही हो 22/7, मान रखना है, आंसर निकल कर आ जाएगा। 15वां सवाल बोल रहा है एक सीधे व 8 मीटर ऊंचे खंबे के शीर्ष पर सीसीटीवी कैमरा इस प्रकार लगाया गया कि 10 मीटर दूर दृष्टि रेखा के आगे यातायात देखा जा सकता है। खंबे के चारों ओर परछाई द्वारा निर्मित वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो, ठीक है। ये आपका पोल है ये, ठीक। इस पोल की ऊंचाई आपको दे रखी है 8 मीटर, ये 8 मीटर ऊंचाई का कोई पोल है। इस पोल के शीर्ष पर यानी कि यहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है जो 10 मीटर दूर, यानी कि ये 10 मीटर दूर दृष्टि रेखा तक क्या देख सकता है यातायात देख सकता है। तो ये बोल रहा है कि इस खंबे के चारों ओर यानी कि इसके लिए त्रिज्या कितनी हो जाएगी आपकी 10 मीटर, तो 10 मीटर के राउंड में इस तरीके से वो कितना क्षेत्रफल आपका देख सकता है, ठीक है। तो वो आप निकालेंगे, तो खंबे की ऊंचाई आपको दे रखी है 8 मीटर और त्रिज्या का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके लिए 10 मीटर। वर्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, वर्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई का मान आपको दे रखा है 3.14 और आर स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर 100, 3.14 को 100 से गुणा करेंगे तो अपने पास वर्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना निकलेगा 314 वर्ग मीटर निकल जाएगा, ठीक है। या आपको इस सवाल में ऐसे भी बोल दिया जाए, अगर आपको ये तो खंबे के चारों ओर हो गया, आपको बोल दिया जाए कि मतलब अदर्शनीय वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो अदर्शनीय वर्त का क्षेत्रफल 10 मीटर से आगे का क्षेत्रफल तो ये देख सकता है, पहले का नहीं देख सकता, तो ये वाली दूरी कौन सी होगी अदर्शनीय। तो ये दूरी कितनी आ जाएगी आपका, कर्ण में से अपन लंब का स्क्वायर घटाएंगे तो आधार कितना आ जाएगा आपका 6 मीटर। 10 का स्क्वायर 100 माइनस 8 का स्क्वायर 64, 100 माइनस 64 36, 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 6। उसके लिए आपका क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो उस कंडीशन में आपका आर का जो मान है वो इस तरीके से निकलेगा, देखो अदर्शनीय वर्त का क्षेत्रफल निकलेगा तो 6 सेंटीमीटर 6 मीटर त्रिज्या का वर्त बनना पड़ेगा, तो आर का मान इसके लिए कितना होगा 6।
अदर्शनीय वृत्त का क्षेत्रफल अपन निकालेंगे तो आधार को त्रिज्या बनाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3.1000 गुणा 6 का स्क्वायर, 3.1000 गुणा 36, जो मान आएगा वो क्या होगा आपका अदर्शनीय वृत्त का क्षेत्रफल कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो 16वां सवाल। 16वां सवाल आपको दे रखा है द्विघात बहुपद fx एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 15 के शून्य ज्ञात करो और इस बहुपद के शून्य को तथा गुणांकों के मध्य संबंधों की सत्यता की जांच करो। दो तरीके से यहाँ पर बहुपद के शून्य और गुणांक निकलेंगे, दोनों अगर अपने पास में सही सही मान आते हैं तो इसका मतलब दोनों में जो संबंध है वो क्या है, सत्य है। तो इसके लिए अपन सबसे पहले क्या करेंगे, बहुपद का शून्य का अपन निकालते हैं। तो क्या करते हैं अपन, बहुपद को शून्य के बराबर रखते हैं। बहुपद आपका fx को किसके बराबर रखेंगे, शून्य के बराबर रखेंगे। तो fx का मान कितना है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 15 बराबर 0। द्विघात समीकरण बन गई। तो माइनस के 2x के अपन टुकड़े करेंगे तो योग अपने आप कितना आना चाहिए, माइनस का 2x, और गुणा करना पर कितना आना चाहिए, माइनस का 15 एक्स स्क्वायर, माइनस का 15 और x, इन दोनों का गुणनफल आना चाहिए। तो माइनस के 2x के जो टुकड़े हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, माइनस 5x प्लस के 3x। 3x में से 5x घटाएंगे तो अपने पास कितना बचेगा, माइनस का 2x। अगर 3x को माइनस 5x से गुणा करते हैं तो माइनस का 15 एक्स स्क्वायर अपने पास आ जाएगा, माइनस 15 बराबर 0। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x। अंदर के एक्स स्क्वायर में x बाहर आ गया तो अंदर क्या बचेगा, x बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा 5। अब 3x माइनस 15 इनमें कॉमन आ जाएगा 3, तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 5 बराबर 0। अब ये आपके पास में बहुपद बन गया। तो इन दोनों में देखो कॉमन क्या आ रहा है, x माइनस 5 x माइनस 5, तो कॉमन क्या आ गया, x माइनस 5। यहाँ अपने पास में x माइनस 5 कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचेगा x, और यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 5 बाहर आया तो प्लस का 3 बराबर 0। अब क्या करेंगे, दोनों जो गुणनखंड अपने पास में आए हैं दोनों को अपन क्या करेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। या तो x माइनस 5 बराबर 0 या x प्लस 3 बराबर 0। x माइनस 5 बराबर 0 है तो x का मान कितना आया, 5। यहाँ से x का मान कितना आया, 3। यानी कि अपने पास में जो शून्यक निकल कर आए हैं, ठीक है, fx के शून्यक, जितनी उच्चतम घात होगी उतनी अपने पास शून्यक आएंगे। तो उच्चतम घात अपने पास 2 है तो यहाँ पर 2 शून्यक अपने पास आ गए। तो fx के शून्यक एक तो 5 हो गया, दूसरा क्या हो गया, माइनस का 3, ठीक है। ये अपने पास शून्यक निकले हैं। अब अपन क्या करेंगे, एक शून्य कितना 5, दूसरा कितना है माइनस का 3। अपन शून्यकों का योग करेंगे, शून्यकों का योग, इनको डायरेक्टली योग करेंगे तो 5 प्लस माइनस का 3 तो कितना हो गया, 5 माइनस 3 बराबर 2। और वैसे किसी द्विघात समीकरण का जैसे अपन शून्यकों का योग निकालते हैं, अर्थात वो कैसे निकालते हैं, माइनस का b अपॉन a, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आपके पास में कोई द्विघात समीकरण है तो इसका जो अपन शून्यकों का योग निकालेंगे वो जो यहाँ पर b, x के साथ में जो गुणांक है b अपॉन a क्या होगा, माइनस का b अपॉन a। तो यहाँ पर अपने पास द्विघात समीकरण है, अपने पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। इसके लिए अपने पास b का मान क्या है, माइनस का 2, a का मान क्या है 1, ठीक है। तो माइनस b की वैल्यू कितनी, माइनस का 2, और a का मान कितना 1, माइनस माइनस प्लस 2/1 2। यानी कि शून्यकों का योग किया डायरेक्टली तो भी अपने पास 2 आया, और सूत्र के द्वारा अपन निकालते हैं तो भी अपने पास शून्यकों का मान कितना आया, 2। यानी कि शून्यकों का योग है, इनका संबंध तो क्या हो गया आपके पास में, सत्य हो गए। अब क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल, वो भी दोनों तरीके से सेम ही आना चाहिए। एक तो डायरेक्ट करते हैं, 5 को -3 से गुणा करते हैं तो माइनस का 15 आता है, ठीक है। और उस तरीके से अपन करते हैं तो शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, c अपॉन a। तो c का मान अपने पास में क्वेश्चन में कितना दे रखा है,
माइनस का 15 C/A, तो माइनस का 15 बट्टा A कितना आया, माइनस का 15। यहाँ भी अपने पास में गुणा किया तो -15, C/A से भी अपन ने निकाला तो कितना आया, माइनस का 15, यानी कि दोनों सेम आए, तो शून्यकों का गुणनफल है वो भी क्या है आपका, सत्य है। इस तरीके से आपको करना है।